देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक निर्माण किया जा रहा है रेस्क्यू सेंटर का। रेस्क्यू सेंटर के निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का डीआईजी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रामनगर से खबर सामने आ रही है, जहां डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि कंडी मार्ग को जनहित के लिए खोला गया है। वहीं कॉर्बेट के 3 बाघ राजाजी में शिफ्ट किए गए जाएंगे। पार्क में लगातार बाघ की संख्या बढ़ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि भविष्य में अन्य जगहों पर बाघ शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक राज्य व टाइगर रिजर्वों में बाघों की गणना के नतीजे एक साथ जारी नहीं किए गए थे। अब एनटीसीए के साथ राज्यों व टाइगर रिजर्वों को बाघों की गणना को जारी करने पर मंथन किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को बाघ संरक्षण प्राधिकरण के डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने कहा कि रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाले कंडी मार्ग को जनता का हित देखते हुए आम यातायात के लिए खोला गया है। उन्होंने बताया कि बाघों की सुरक्षा के लिए महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं बाघों की गणना के बारे में उन्होंने कहा कि गणना का कार्य अपने निर्धारित समय से किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक राज्यों और टाइगर रिजर्वों में किए गए बाघों की गणना विश्लेषण कर अलग अलग तिथियों पर नतीजे जारी किए जा रहे थे। अब एनटीसीए के एक साथ बाघों की गणना की घोषणा करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं 2022 में विश्व टाइगर दिवस पर राज्यों और टाइगर रिजर्वों की बाघों की गणना के नतीजे जारी करने पर विचार भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट में अधिक बाघ हैं और देश में 50 टाइगर रिजर्वों में कॉर्बेट पहले स्थान पर है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान डायरेक्टर राहुल, डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी, एसडीओ रमाकांत तिवारी, रेंजर संदीप गिरी और राजकुमार वहां मौजूद थे। कि कोर जोन में पर्यटन नहीं हो सकता है। जो एनटीसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो कोर जोन है उसके 20% क्षेत्र में पर्यटन किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कोर जोन में यदि आपका पर्यटन जो है वो 20% से कम है तो उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर जोन में पर्यटन रात्रि विश्राम अभी तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चल ही रहा है। यहाँ पर जो चीफ एलाउंड उनकी परमिशन से या रात्रि विश्राम की परमिशन मिलती है। और जो फेजिंग आउट की बात है उसमें अभी विचार चल रहा है और फ्यूचर में एक पॉलिसी ऐसी बनाई जा सकती है कि जो किसी एक साइट स्पेसिफिक आधार पर उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। खबर उत्तराखंड के लैंसडाउन से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने पक्के निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन कर दिया। आपको बता दें, सड़क के पक्के निर्माण के लिए कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की है। खबर लैंसडाउन विधानसभा बाद पहाड़ों की है। लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन पहले ही कटी सड़कों की सूद नहीं ले रही है। जनप्रतिनिधि व विभाग बाद लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के कांगली सदना मोटर मार्ग की है, जहां पर 2002 में सड़क निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक भी इस मार्ग का डोमरीकरण नहीं किया गया, जिससे स्थानीय जनता गुस्से में है। और आज करीब 10 गांव से लोग कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला के निर्देशन में 4 किलोमीटर तक प्रदर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री, विधायक सभी के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत 200 करोड़ की सड़कों बनाने का दावा करते हैं, लेकिन साहब को कौन बोले कि सड़क तो आप खोद रहे हैं लेकिन उनका निर्माण नहीं हो रहा, कौन करेगा। ज्योति रौतेला ने कहा कि यदि एक माह में सड़क निर्माण नहीं शुरू किया गया तो सभी ग्रामीणों के साथ वो लैंसडाउन तहसील में अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठ जाएंगी। के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो अपने विधायक से एक रोड के अलावा कुछ मांगा नहीं, और रोड जो कटिंग हो रखी है उसका डामरीकरण के लिए हम पिछले 9 साल से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पिछले 9 साल से न ये विधायक और इससे पहले जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मेरे को तो नहीं इसके बारे में जानकारी कि सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने सुना कि रोडों की कटिंग्स हो रही हैं, और वो कटिंग हो रही क्योंकि ये 10वां साल है विधायक जी का, और उनको बोलने के लिए क्या रह जाएगा कि क्या काम उन्होंने करे, तो शायद वो रोडों की कटिंग कराना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से और आप सब लोगों के सहयोग से विधायक जी से पूछना चाहती हूँ कि वो विधायक निधि का जो पैसा आ रहा है 4 करोड़ रुपये साल का आ रहा है उसका क्या कर रहे हैं, और जो हमारी
पीडब्ल्यूडी और बाकी जगहों से योजनाएं हैं, हमारी सड़कों के, हमारे ग्रामों की ये हालत क्यों हो रखी है? अगर आप लोग कोई काम करे थे, आप पेयजल की योजना देख लीजिए, आप बेरोजगारी देख लीजिए, आप स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए और उसके बाद सड़कों का हाल देख लीजिए। आपको खुद से खुद पता चल जाएगा कि पिछले 9 साल से ये 10वां साल उनका है कि उन्होंने क्या काम करे। कि जो क्षेत्रीय लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्रीय जनता ने एक ही परिवार को 45 साल दिए हैं राज करने के लिए, और स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं रोडों की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और शिक्षा की स्थिति क्षेत्र में क्या है। आपके माध्यम से मैंने कितने ही मुद्दे उठाए हैं। क्या महेंद्र दलीप सिंह रावत जी ने उस और ध्यान दिया है? मेरे को तो नहीं लगता कि महेंद्र दलीप सिंह रावत जी ने मेरे एक भी मुद्दों की तरफ ध्यान दिया हो। मैंने कितनी बार उनसे अभी गंगलीखाल में पानी के बारे में भी बोला था, आए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं। तो बेकार है कि जनप्रतिनिधियों को बोलना या फ़ोन करना या प्रस्ताव देना। कि हमारे यहाँ जो ये रोडों की हालत है बहुत बुरी हालत है। जब रोड पे कोई भी आदमी बीमार हो रहा है, यहाँ पर 2-3 आदमी हार्ट अटैक से मर गए आधे रास्ते में। और जब कोई बाहर से आता है तो अपनी गाड़ी खड़ी आधे पक्की रोड पे कर देता है और फिर यहाँ से हमें गाड़ी करनी पड़ती है ना। जो कि गाड़ी भी वाले भी अब जाने के लिए बहुत मजबूर रहते हैं, अपना मन बजाय पैसे लेते हैं। कि हमारी खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 29 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं होंगी और खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 24 मार्च को होगा। 29 शहरों में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। वहीं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है। और इस विषय में बताते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च को है। इसके लिए हमारी 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 शहरों में 2 पॉलिसियों में परीक्षाएं संपन्न होंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाना है। यू टेस्ट के लिए अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी तक परीक्षार्थी कर सकते हैं तथा 20 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं नीता तिवारी ने बताया कि यह परीक्षाएं प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए 29 शहरों में 2 पॉलिसियों में संपन्न की जाएंगी। यूटीटी परीक्षा 2020 का आयोजन 24 मार्च को है और इसके लिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 परीक्षा शहरों में 2 पालियों में परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही, जहां कोसी नदी में उप खनिज के डंपर ढहने से मजदूर घायल हो गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कोसी नदी में उप खनिज से भरा डंपर पलट गया, जिसमें कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। वहीं मौके पर एसडीएम विजय नाथ शुक्ला पहुंचे और शिव पंकज गौरेला, कोतवाल, अब्दुल कलाम भी पहुंचे। आज रामनगर के कोसी नदी के उप खनिज से भरा एक डंपर पलट गया, जिस डंपर में 28 लेबर भी मौजूद थे। डंपर के पलटने से सभी मजदूर डंपर के नीचे दब गए, जिसमें आसपास के मजदूरों द्वारा बमुश्किल दबे मजदूरों को भी निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति रमेश जो रामपुर का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। वहीं 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए भी लाया गया। वहीं इस मामले में एसएसआई जयपाल चौहान ने बताया कि आज रामनगर कोसी नदी में खनिजों से भरा डंपर पलट गया, जिसमें 28 लेबर बैठे हुए थे। डंपर के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनका रामनगर में इलाज चल रहा है। इस मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। एक खड़ंजा गेट है, नदी के अंदर जो है एक डंपर जिसमें खनिज भरा हुआ था और उस पर लेबर बैठी हुई थी, अचानक पलट गया है, जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं, जिनको जो है इलाज चल रहा है। एक आदमी की उसमें मृत्यु हो गई है। आगे इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई की जाती है। कोसी नदी में उप खनिज से भरा डंपर पलट गया, जिसमें कई मजदूर घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं मौके पर एसडीएम विजय नाथ शुक्ला, शिव पंकज गौरेला, कोतवाल, अब्दुल कलाम भी पहुंचे। आज रामनगर के कोसी नदी में उप खनिज से भरा एक डंपर पलट गया, जिस डंपर में 28 लेबर बैठे हुए थे। डंपर के पलटने से सभी मजदूर डंपर के नीचे दब गए, जिससे आसपास के मजदूरों द्वारा बमुश्किल दबे मजदूरों को भी निकाला गया और जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक व्यक्ति रमेश, जो रामपुर का रहने वाला था, उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। वहीं 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि आज रामनगर कोसी नदी में खनिजों से भरा डंपर पलट गया, जिसमें 28 लेबर बैठे थे और डंपर के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनका रामनगर में इलाज चल रहा है और इस मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर एसपी ने कुंभ मेले के आयोजन को लेकर बैठक की है। आपको बता दें, कुंभ के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक ने बैठक की है और मेले के सुरक्षित आयोजन के लिए शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि 32वें सड़क सुरक्षा माह और आने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को भव्य दिव्य के साथ सुरक्षित आयोजित करने के मद्देनजर आज एसपी ट्रैफिक हरिद्वार ने ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, बस और अन्य दूसरे कॉमर्शियल वाहन चालकों के साथ बैठक की और सुरक्षित कुंभ मेले के आयोजन पर वाहन चालकों से विचार और विमर्श किया गया। कुंभ मेले में पुलिस की सहायता करने के लिए मांग की जा रही है। वहीं इस दौरान बैठक में मौजूद सभी वाहन चालकों को कुंभ मेला का सुरक्षित आयोजन में योगदान के लिए भी शपथ दिलाई गई है। वहीं एसपी ट्रैफिक ने मौके पर मौजूद भारी संख्या में वाहन चालकों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस दौरान एसपी ट्रैफिक प्रदीप कुमार राय ने 32वां सड़क सुरक्षा माह को आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही कुंभ मेले के भव्य और दिव्य सुरक्षित आयोजन के लिए आज वाहन चालकों के साथ यहां बैठक की गई। इसमें वाहन चालकों को समझाया गया है कि वह अपने वाहनों के सवारी नहीं, अपितु लोगों के सपने और देश के विकास को लेकर आवागमन करते हैं। इस कुंभ मेले को सफल आयोजन के लिए इनसे सहयोग मांगा गया है। साथ ही इन लोगों को सुरक्षित कुंभ मेले के आयोजन में सहयोग के लिए शपथ भी दिलाई गई। इसमें मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे और सड़क सुरक्षा माह और कुंभ मेले की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कोई कसर हरिद्वार में नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि आज भी एसपी ट्रैफिक ने विभिन्न वाहनों के चालक को साथ बैठकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए और इस दौरान वाहन चालकों ने भी एसपी ट्रैफिक को पूरी सहयोग का आश्वासन दिया है। अच्छा माह चल रहा है और जिस प्रकार से ये लोग सड़क पे चला रहे हैं, मैंने आज इनको यही बताया कि ये जो वाहन में अपने सवारी ढो रहे हैं वो सवारी नहीं ढोते हैं, बल्कि लोगों के सपने ढोते हैं, वो विकास को ढो रहे हैं। आज जिस दिन ये बात हमारे ड्राइवर बंधुओं को सबको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वे लोगों के सपने ढोते हैं, लोगों का विकास ढोते हैं और इस कुंभ में जो आगामी कुंभ आने वाला है उस कुंभ में हमने इनसे निवेदन किया है कि वो हमारी पुलिस प्रशासन की सहायता करें, क्योंकि कुंभ केवल पुलिस प्रशासन का विषय नहीं है, बल्कि यहाँ के आम जनता का, यहाँ के जो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर बंधु लोग हैं, जो हमारे बस ड्राइवर लोग हैं, सब लोग हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से ही संभव है। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही, जहां धारचूला में लोगों को नेटवर्क की बड़ी समस्या सामने आई। आपको बता दें, धारचूला में नेटवर्क बड़ी परेशानी बनकर खड़ी हो गई और नेपाल के सिम से लोग काम चला रहे हैं। भारतीय क्षेत्र में बीएसएनएल की संचार सेवाएं काफी समय से लगी हुई हैं, परंतु बीएसएनएल की संचार सेवाओं के द्वारा अपनी लचर प्रणाली से आज तक नेटवर्क बहुत बड़ी समस्या है। इस आपदाग्रस्त क्षेत्र में रही है और भारतीय नागरिक जो उम्मीद करते हैं कि धारचूला में आइडिया और एयरटेल 4G नेटवर्क देंगे, वो भी खराब साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में नेपाल के सिम नमस्ते और स्काई के द्वारा भारतीय क्षेत्र के लोग अपना कार्य चला रहे हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में जहां एक तरफ चाइना और नेपाल से लगी सीमाएं हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय सुरक्षा के मानक को देखते हुए नेटवर्क की नितांत आवश्यकता है और हम नेपाल के भरोसे अपनी समस्या के हल निकाल रहे हैं। वहीं नमस्ते और स्काई दूरस्थ भारतीय और नेपाली ग्रामीण क्षेत्रों में 4G की सेवाएं दे रहा है। इनके सिम भारतीय बाजारों में भी धड़ल्ले से मिल जाते हैं, क्योंकि भारतीय नेटवर्क पूरी तरह से खराब है और नेपाली नेटवर्क के भरोसे हमारा क्षेत्र जो आपदा जोन है वहां मिलता है। वहीं नेपाली नेटवर्क के भरोसे हैं, वहीं सेना के लोग, ITBP के लोग हों या प्रशासन के लोग, सभी लोग मजबूरी में कहें या आवश्यकता के अनुसार कहें नेपाली सिमों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की राजस्व की हानि होती है और साथ साथ नेपाल के राजस्व राशि की बढ़ोतरी होती है।
एक तरफ हम नेपाल के विभिन्न आंखें तरेर के को झेल रहे हैं, चाहे वह काला पानी के बारे में हो या लिपुलेख सड़क हो, या परंतु उसके उपरांत भी नेपाल जैसे छोटे से देश पर हम नेटवर्क के लिए निर्भर हैं। क्या यह हमारे संवेदनशील क्षेत्र की उपेक्षा है या हमारे सरकारों का चरम भ्रष्टाचार है? कहीं नेटवर्क देने की बात कही जाती है तो उस क्षेत्र में सालों साल हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं लगता और सांसद का कहना है कि पूरी तरह नहीं होता, जिससे क्षेत्र के लोग आक्रोशित भी हैं और परेशान भी हैं और मजबूरीवश नेपाल सिम को इस्तेमाल करते हैं। वहीं परंतु उसके उपरांत भी हमारे सांसद या सरकार नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्या का हल निकले, या समय बताएगा। आपको बता दें कि धारचूला में नेटवर्क बड़ी परेशानी बनकर खड़ी हो चुकी है। भारतीय क्षेत्र में BSNL की संचार सेवाएं काफी समय से चल रही हैं, परंतु BSNL की संचार सेवाओं के द्वारा अपनी लचर प्रणाली से आज तक नेटवर्क की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनकर रही है। आपको बता दें कि भारतीय नागरिक जो उम्मीद करते हैं कि धारचूला में आइडिया और एयरटेल 4G नेटवर्क देंगे, वो भी अब खराब साबित हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में नेपाल के सिम नमस्ते और स्काई के द्वारा भारतीय क्षेत्र के लोग अपना काम चला रहे हैं। आपको बता दें, सीमावर्ती क्षेत्र में जहां एक तरफ चाइना और नेपाल से लगी सीमाएं हैं और वहीं भारतीय सुरक्षा के मानक को देखते हुए नेटवर्क की निशांक आवश्यकता है और हम नेपाल के भरोसे अपनी समस्या का हल निकाल रहे हैं। हमारा धारचूला जो है ये चीन और नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ सीमांत क्षेत्र है। यहाँ पर नेटवर्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है और सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा SDRF से GPS सैटेलाइट फोन बेस्ड प्रत्येक गांव को दिया गया है, जिससे जो है वो काम चलाएं और आवश्यकता पड़ने पर जो है वो एक दूसरे से बात कर लें। लेकिन उसकी कुछ काल दर जो है पर जो है लोगों ने प्रश्न उठाया है कि 12 रुपये प्रति मिनट है, तो उस पर भी बात चल रही है। अभी SDRF से और भारत सरकार की बात चल रही है। हमारे यहाँ धारचूला सीमांत क्षेत्र में लंबे समय के बाद BSNL सेवा और मार्केट के नगर क्षेत्र में एयरटेल सेवा और जो है यहाँ पर जो है आइडिया सेवा उपलब्ध है, परंतु नहीं के बराबर है। इसमें इसका नेटवर्क ख़राब रहता है और जो है काम नहीं करता है। इसलिए जो है यहाँ के क्षेत्र की जनता नेपाली सिम लेकर नेपाली फ़ोन के सहारे अपना जो है नेटवर्क का चलाते हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस आपदा के समय में यहाँ मुख्यालय में जो है खबर देने के लिए भी उनके पास फ़ोन की सेवा नहीं है। जो सरकार द्वारा 12 रुपये पर मिनट का सैटेलाइट दिया है, वो जो है गरीब जनता के लिए कार्य नहीं हो पा रहा है। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।